एक और खतरनाक ऑपरेशन में, अल खलील में रैमिंग ऑपरेशन में 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए हैं और उनमें से कईयों को बुर्का पहन के भागना पड़ा है। इससे बड़ी बेइज्जती इजराइल की कभी नहीं हुई है। एक पहले जो हिजबुल्लाह ने वार किया था जिसमें बिना कपड़े नंगे भागना पड़ा था, उसके बाद आज बुर्का पहन के भागना पड़ा, और वो भी भीख मांग के बुर्का उनको मिला। किसने दिया है? या उनके अपने लोग थे, उनके अपने जो लोग थे, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो लोग गद्दारी में उनके साथ थे, वो बुर्का रखे हुए थे। मतलब पहले से ये प्लानिंग थी कि ये एक कुछ हो सकता है और वहां से भागने की स्थिति। अच्छा, उसके पीछे की पूरी जो 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 पूरा बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताता हूं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्या हुआ आज की जो खास बात है और जो घटनाएं हुई हैं हिजबुल्लाह से संबंधित, लेबनान से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। उसके साथ साथ जो अरब लीग में हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो जिस तरीके से टर्की और सीरिया में जो हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो एक बड़ी चीज हुई आज वेस्ट बैंक में और गाजा में जो हुआ वो भी महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताऊंगा। वेस्ट बैंक में देखिए अल खलील आता है। अल खलील में ये घटना कैसे हो गई? वो भी हलहुल, जो वहां का एक शहर है हलहुल, पैलेस्टीनियन एक गांव टाइप का है वो, एक सेमी रूरल एक वो है। तो हलहुल में क्या हुआ कि सबसे पहले सुबह 3-4 बार कुछ बहुत तेजी से गाड़ियां निकली। उसके बाद जब वो तेजी से गाड़ियां निकली तो ये इजरायली जो चेक पोस्ट है वहां पर, कई चेक पोस्ट है, वहां पर एक अलार्म हुआ कि कोई हमला होने जा रहा है, और उसी तरह का फिदाई हमला, यानी कोई कार रन ओवर ऑपरेशन, जैसे अभी रमल्ला में हुआ, जैसे जॉर्डन में हुआ, मतलब जॉर्डन और जो इजराइल बॉर्डर है, वेस्ट बैंक बॉर्डर है, करामा क्रॉसिंग में हुआ, और कई इस तरह से जो हो रहे हैं पिछले दिनों में। तो वो लोग ये इस चीज को लेकर डर गए। उसके बाद एक आईडीएफ की पूरी एक फोर्स को वहां भेजा गया कि जाके तहकीकात करो। उस फोर्स ने कहा कि हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बिना नहीं जाएंगे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा कि हम बिना बुरके के नहीं जाएंगे। आप बताइए, ये पूरी सिचुएशन है। लेकिन हुआ क्या वहां? बात असली क्या है? बात असली ये है कि तुलकरेम में देखिए आज सुबह एक एयर स्ट्राइक इजराइल ने की, जिसमें यह कहा गया कि 3 फिलिस्तीनी लड़ाके शहीद हो गए। उसमें से एक लड़ाके का नाम है शुवैका मारियो शुवैका। वो एक फाइटर, इंटरनेशनल फाइटर था 70s का, उस पे उसने अपना नाम मारियो रखा हुआ था। अब मारियो शुवैका सुबह मारा गया। उसके बाद तुलकरेम में कई जगह झड़पें शुरू हो गई, और जैसा कि मैंने बताया है कि वो जो एक ट्रायंगल बनाया है अल बलावना और जो घानेम है और धनावा, इस तरीके का जो एक ट्रायंगल बना है, उस ट्रायंगल में ही बार बार इजराइल फंस जाता है। तो इजरायलियों ने क्या किया कि आउटफ्लैंक करके उन्होंने सोचा हम आउटफ्लैंक करें पैलेस्टीनियन फोर्सेस को, और तुलकरेम को बाईपास करके नाब्लिस पर अटैक कर दिया। उनको यह भी खबर थी कि अल खलील में कुछ होने जा रहा है। इस बार इस तरह की प्लानिंग थी कि अगर कोई रैमिंग ऑपरेशन होता है तो उसको जिंदा पकड़ेंगे। पहले भी जो रमल्ला में हुआ वहां पर भी जो दैफुल्ला जिसने अंजाम दिया उसको जिंदा पकड़ा है। और उसके बारे में भी एक खबर आज आई कि एक इजरायली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां पर वो अस्पताल में भर्ती है घायल अवस्था में, दैफुल्ला, वहां घुस गया और वहां घुस के कहने लगा कि इजराइल तुम्हारा खून करेगा, इजराइल एक हम ऐसा लॉ पास करेंगे कि तुम मारे जाओगे। अरे यार, तुम पार्लियामेंट के मेंबर हो और तुम एक घायल आदमी से कह रहे हो लॉ पास करो, तो लॉ पास करो ना। हिम्मत, मतलब अगर हिम्मत है तो तुम लॉ पास करो कि जो फिलिस्तीनी घायल हैं उनको देखते गोली मार दी जाए। इतमार बिन गिवर ने तो ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन फिलिस्तीनी प्रिजन्स में बना रखी, जिसकी वजह से इतमार बिन गिवर को नेतन्याहू ने ये मतलब वॉर कैबिनेट नहीं, लेकिन अपनी जो उसकी कैबिनेट मीटिंग होती है उससे बाहर कर दिया। कल भी बाहर रखा, आज भी बाहर रखा, क्योंकि उसने इस तरह के बयान दिया। और ये सब नेतन्याहू समझ रहा, मतलब नेतन्याहू की मर्जी से ये सब हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन बलि का बकरा किसी को बनाना है तो उसके लिए तो इतमार बिन गिवर है। तो ये भी भाई साहब जो एमपी थे जो कि घुसे इजरायली और धमकी दी दैफुल्लाह को, एक इंजर्ड पैलेस्टीनियन को, उसने एक आईडीएफ सोल्जर को निपटा दिया, एक को घायल किया। तो वो भी देखिए हास्यास्पद सीन है। अब हम आते हैं इसी पे जो जहां पर मैं था। तो जो एक इजरायली फोर्स तुलकरेम को आउटफ्लैंक करके नाब्लस उसने पहुंचने की कोशिश की। अब नाब्लस में ट्यूबस पहुंचने की कोशिश की, वो भी अल फरा कैंप में।
क्योंकि उनको ये खबर थी कि जो अल खलील पे हमला होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं ट्यूबस अल फरा से कुछ लोग आएंगे और कुछ उन्होंने अल खलील के ही नेटिव कुछ फिलिस्तीनियों को सेट किया, वो हमला करेंगे। अब जब ये लोग पहुंचे हैं, जब आईडीएफ फोर्स ये ट्यूबस पहुंची है, ट्यूबस अल फरा कैंप पहुंची है, तो 3 एक्सेस पे उसको फंसा दिया, जैसे तुलकरेम में फंसाया। अब तुलकरेम में तो ट्रायंगल था, यहां पर रेक्टेंगल बनाया। अब सोचिए आप, रेक्टेंगल, एक वहां ट्रायंगल बनाया, यहां रेक्टेंगल। अबू जीना एक्सेस, बेरूत नेबरहुड एक्सेस, उसके बाद आइन एक्सेस और उसके बाद एक मार्केट एक्सेस। ये 4 एक्सेस पे इन लोगों ने एक ट्रायंगल बना दिया। और उस ट्रायंगल की वजह से क्या हुआ, जैसे पहले की एक जो लड़ाइयाँ होती थी 19वीं शताब्दी की, उसमें स्क्वेयर्स बनते थे। स्क्वेयर्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कैवेलरी चार्ज हो रही है, आपके खिलाफ चार्ज कर रही है, इस तरह से स्पेशली ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज में, और यहाँ पर भी 1857 की लड़ाई में कई जगह अंग्रेजों ने भी स्क्वेयर्स बनाए। भारतीय जो सिपाहीज थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने भी स्क्वेयर्स बनाए। तो चारों तरफ जब आप स्क्वायर बना लेते हैं तो आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होते हैं, और आपके ऊपर जो चार्ज हो रहा होता है उसको आप चारों तरफ से गोली मार सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर बना होता है ना, हर तरफ चारों तरफ स्क्वायर के जो सोल्जर्स हैं वो मैदान को फेस कर रहे होते हैं। पीठ, एक दूसरे की पीठ उनके आमने सामने होती है, वो लोग, उनका चेहरा और उनकी बेनेट्स और उनकी गन्स वो सीधे फेस कर रही होती हैं मैदान को। तो उस तरह का एक रेक्टेंगल इन लोगों ने यहाँ बनाया, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे। स्क्वायर तो सीधे बनता है, एक मतलब भाई सीधे एक जैसे स्क्वायर होता है, ज़्यादा ज़्यादा आप 5 फीट का कर लीजिए, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ आप 6-7 फीट कर लीजिए अगर बहुत ये ज़्यादा सोल्जर्स हो। लेकिन ये रेक्टेंगल जो है वो कम से कम आप सोचिए कि 30 से 40 फीट का एक रेक्टेंगल, और वो भी उसमें चारों कॉर्नर्स जो हैं वो मतलब अलग अलग उसके थे। ये नहीं था कि 2 कॉर्नर्स जो लेफ्ट और राइट के होते हैं वो एक ही तरह के, जो आगे पीछे होते हैं वो एक ही लेंथ के, नहीं, उसमें एक डाइवर्जन था। उस डाइवर्जन में कुछ उन्होंने जगह छोड़ रखी थी कि यहां से अगर आईडीएफ घुसे तो घुस सकती है। अब क्योंकि ये बड़े स्तर पे ये पूरी मोर्चाबंदी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने की थी, तो आईडीएफ उसमें फंस गई, क्योंकि वो नहीं देख पाई कि वो जो दरारें छोड़ी थी इन्होंने, उन दरारों के अंदर से आईडीएफ ने सोचा कि ये दरारें हैं, उधर उनको दिखाई पड़ रहा था उस तरफ फिलिस्तीनी फाइटर है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस दरार के बगल में भी फिलिस्तीनी फाइटर्स हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। और जब उनके बुलडोजर और उनकी जीप, खास तौर पे जो उनके बुलडोजर और उनकी जीप जब घुसे हैं उस एक्सेस में, तो वो चारों तरफ उन्होंने देखा, अरे ये तो चारों तरफ से हम घिर गए। और ये जो चारों तरफ से वो घिरे हैं, और उसके बाद जो एक्सप्लोजिव्स की मार हुई है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कम से कम 2 बुलडोजर वहीं पर उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद जो उनकी एक स्पेशल जीप है बेज निम्र करके, उसको उन्होंने डिसेबल कर दिया, और उसमें जो कम 6 इजरायली सोल्जर्स थे, वो 6 इजरायली सोल्जर वहां से भागे, उनको गोली लगी, उसमें से कुछ मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई, जैसे हमेशा होता है। लेकिन जो ट्यूबस के जो लड़ाके थे, उनके पास एक तुरप का पत्ता था, और वो तुरप का पत्ता क्या था? वो तुरप का पत्ता ये था कि इजरायली जिससे डर गए, और जो डर जाके अल खलील में और प्रदर्शित हुआ, इजरायलियों ने देखा कि मारियो शिवाय को जो सुबह मारा जा चुका वो तो ट्यूबस में है और उनके सामने जिंदा खड़ा है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या मिराज है, ये क्या उनको कुछ 2 लोग, क्योंकि अभी तक हमास ने भी नहीं कहा है कि अबू शुवैका, मतलब हमास ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि अबू शुवैका मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके साथ एक राइडर भी है, और वो राइडर ये है कि शहीद जो है कभी मरते नहीं है। देखिए, कई बार कई लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे फाइटर शहीद हुए हैं, अबू शुजा शहीद हुए थे, ये कभी नहीं लिखा था। ये देखिए, वो उसमें लिखा था कि भाई शहीदों की लेगेसी होती है, वो कभी मरते नहीं है, कभी ये नहीं होता। लेकिन आज जिस अंदाज में और अरबिक में जो लिखा हुआ था कि शहीद जो है फिर जिंदा होते, इस तरीके की जो चीज़ है, और आईडीएफ ने फिर कंफर्म किया, आईडीएफ में कंफ्यूजन फैल गया और हेडक्वार्टर्स तक ये बात गई कि भाई ये जो मारियो शुवैका है वो जिंदा है क्या, वो ट्यूबस कैसे पहुंच गया, क्या उसका कोई जुड़वा भाई है? क्योंकि पहले भी इस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस खेल कर चुकी है और वेस्ट बैंक में खेल कर चुकी है, मैंने आपको बताया है।
तो ये देखिए जो पूरा एक कन्फ्यूजन फैला हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो इजरायली फोर्सेस में भगदड़ मच गई। फिर उस भगदड़ के बाद अल खलील में जब एक्चुअली कम से कम 3 जो ट्रक्स हैं, जब वो एक आईडीएफ चेक पॉइंट की तरफ बढ़ी, तो आईडीएफ चेक पॉइंट के जो आईडीएफ लड़ाके थे वो छोड़ के भागे, और जो इजरायली जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दारों के साथ थी वो उनका बुर्का पहन के भागे। और वो जो पूरा सीन है कि बुर्का पहन के आईडीएफ के लोग भाग रहे हैं, तो बहुत बहुत हेजी सा आया है। वो मैं कोशिश करूंगा कि थंबनेल वगैरह में उसको दिखाने की, लेकिन आप इमेजिन करिए उसकी क्लियर पिक्चर आएगी। और ये आप सोचिए कि ये सारी चीजें हो रही हैं, उधर ट्यूबस में फंसे हुए हैं, इधर अल खलील से उनको भागना पड़ रहा है, उधर एक और खबर आई कि जॉर्डन से एक और हमला होने जा रहा है, जो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से इजराइल ने अपना बॉर्डर बंद कर रखा है। और ये भी आपको बता दें कि एक और नई खबर आई है कि टर्की जो है उसने जो अपना ट्रेड इजराइल के साथ लगभग बंद कर दिया है, वो भी पैलेस्टीनियन कस्टम्स के थ्रू, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कस्टम्स है, उन कस्टम्स के थ्रू कुछ माल वो पहुंचा रही है पैलेस्टाइन। तो अब ये माल किसको पहुंच रहा है? ये अच्छा पैलेस्टीन अथॉरिटी को के पास नहीं पहुंच रहा है, लेकिन पैलेस्टाइन अथॉरिटी खुल के इजराइल से शिकायत नहीं कर सकती कि टर्की जो हमको माल भेज रहा है वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इजराइल कहेगा हमने तो तुम्हारी फंडिंग रोक दी थी, हमने तो तुम्हारी फंडिंग रोक दी थी, ये टर्की तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों आ गया? तो ये जो देखिए ये जो पूरा डिलेमा है, अब उसमें ये पूरी खबर है कि जो टर्की पैलेस्टीनियन कस्टम से, वही उसी जॉर्डन के माध्यम से, वहां पर इजरायली कस्टम्स भी हैं, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पुराने कस्टम्स अभी वो चल रहे हैं, तो उनके माध्यम से जो माल पहुंच रहा है उस पे हमास अपना हक जता रहा है, और वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तक नहीं पहुंचने दे रहा। हमास के साथ अलग सा, बार बार मैं कहता हूं कि जो वेस्ट बैंक में मेन फोर्स है वो हमास के एलाई जो फतेह ग्रुप से जो ब्रेक अवे, फतेह इंतिफादा जो ब्रेक अवे ग्रुप है, जो रेजिस्टेंस के साथ है, जो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखता है और दलाली में नहीं, वो उसके फाइटर्स, तो वहां पर हमास और उसके फाइटर्स ने मिलके, और वहां पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद भी है, तो ये 3-4 फैक्शन ने मिलके उस तरीके से वहां पर जो टर्की से जो सामान आ रहा था उसको अगवा भी किया, इजरायलियों की नाक के नीचे किया, और इजरायली कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए गाजा में आज, जैसे कल जिस तरीके से अल मवासी एरिया में उन लोगों ने अच्छा वो मैंने कहा था MK20, वो MK20 बॉम्ब नहीं था, वो MK84 बॉम्ब है। अब MK84 ये अमेरिकन बॉम्ब है, और इसमें देखिए क्या है खासियत कि इसमें करीब ये 2000 पाउंड का जो बॉम्ब है, और करीब 900 पाउंड इसमें एक्सप्लोजिव्स भरे रहते हैं, मैक्सिमम एक्सप्लोजिव्स इसमें भरे रहते हैं। उसके बाद ये करीब 10 मीटर अंदर, 10 मीटर का गड्ढा और भी करता है, ये तो 30-40 भी कर सकता है, लेकिन जो इसने अल मवासी में किया वो करीब, मैंने इस पर शॉट भी बनाया है, करीब 10 मीटर का गड्ढा किया। उसकी पूरी जो विड्थ है वो भी करीब 15 मीटर, और रेडियस जो है करीब 73 मीटर, जहां पर नुकसान हुआ। टेंट के टेंट गायब हो गए, जैसे मैंने बताया था आपको कल, और उसमें 70 लोग मारे गए, और 70 और उसमें उसके अलावा करीब 100 फिलिस्तीनी घायल हैं। आज भी देखिए एक स्कूल पे इजराइल ने हमला किया, जहां पर करीब 18 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए, कई घायल हैं। अभी भी देखिए वहां से खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार वही जो गाजा में पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि जो भी हमला इजराइल करता है उसका तुरंत प्रतिकार होता है। और आज भी खासतौर पे देर अल बला में और खान यूनिस की जो 2-3 जो एक्सेस हैं जहां से इजरायली फौजें आती हैं, और प्लेन्स जहां से आए, मतलब प्लेन्स ने जिस डायरेक्शन से प्लेन्स आए थे, और आप तो जानते हैं हेलीकॉप्टर गिरा चुका है हमास, उसका नेक्स्ट टारगेट आज उसने फायर किया था, आज इजरायली प्लेन्स में उसने फायर किया था, और इजराइल इसको अपने लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी मान रहा है कि जो हेलीकॉप्टर गिरा, अब वो उन्होंने कहा टेक्निकल फेलियर है, लेकिन एक्चुअली उसमें, जैसे मैंने बताया कि उसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है, जो आज जिस तरीके से मारा, आज तो जो SAM-7 मिसाइल मारी, उसने तो इट मिस्ड एन इजरायली प्लेन बाय ए विस्कर, जिसको कहते हैं, एक हल्के से उससे बस मिस हुआ है। और उसके बाद
कम से कम 6 इजरायली फोर्सेस नेज़रीम एक्सिस में जो 6 आईडीएफ सोल्जर्स वो वहाँ पर मारे गए। वो लोग उसमें कुछ घायल हैं, कुछ मारे गए। उनकी हेलीकॉप्टर्स को उतरना पड़ा उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए। हिजबुल्ला ने देखिए आज फिर से नहारिया पे हमला किया और नहारिया पे हमले के साथ उसने कम से कम 13 साइट्स पे उसने हमला किया। और इन 13 साइट्स पे आप सोचिए कि एक के बाद एक जो जिस तरह से हिजबुल्ला की जो स्टाइल है, ये देखिए, ये इसमें जो अल रहेब साइट, उसके बाद रुवैसत अल कर्न, रुवैसत अल अलम नहीं, रुवैसत अल कर्न, ये एक अलग साइट है। जिब्दाइन पे मारा, मेतुल्ला पे मारा, डैन सेटलमेंट, ये देखिए नया सेटलमेंट, यहाँ पर मारा। उसके बाद अबिरिम बेस पे मारा, जौरा पे मारा, अल आबाद साइट पे मारा और फिर मेतात बैरक से मारा। अब देखिए इसमें क्या है कि लेबनान को लेके बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, पूरे विश्व में एक अजीब सी राजनीति हो रही है। मतलब जिसको आप बारे में आप सुनेंगे आपका खून खौल जाएगा और आपको लगेगा कि ये साले जो साम्राज्यवादी हैं ये अपने को समझते क्या है, मतलब कहीं भी किसी भी देश को रौंद देंगे। अभी इनकी नकेल वहाँ पर फंसी हुई है, इनसे गाजा नहीं संभला जा रहा है, लेबनान से ये मार खा रहे हैं, यमन से, तुम यमन जैसे सबसे गरीब देश जो अफ्रीका में माना जाता है उससे मार खा रहे हो, और तुम यहाँ पर मतलब अब आप सोचिए यूके ने, इंग्लैंड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भेजा है लेबनान को और उनसे कहा है कि क्योंकि यहाँ वॉर होने वाली है तो ब्रिटिश आर्मी को अपने सिटीजन्स इवैक्यूएट करने हैं लेबनान से। पता नहीं कितने उनके बहुत ज़्यादा सिटीजन्स हैं, तो ब्रिटिश आर्मी को सिटीजन्स इवैक्यूएट करने हैं अपने लेबनान से। इसलिए ब्रिटिश आर्मी को ये परमिशन दी जाए कि वो लेबनान में केवल ये नहीं कि गश्त लगाने के लिए बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए। मिलिट्री ऑपरेशन से उनका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन मिलिट्री ऑपरेशन, पता नहीं इसका क्या मतलब, लेकिन उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है कि आप हमें ब्रिटिश आर्मी को हर तरह की चीज करने की इजाजत आप देंगे। अगर ब्रिटिश आर्मी का कोई किसी ने वहां का सिविलियन लॉ वायलेट किया तो वो उसको भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तरीके का अच्छा, और ये पहले ये करीब एक हफ्ते से ये प्रेशर बनाया जा रहा है। आज फिर ब्रिटेन प्रेशर बना रहा है लेबनान के ऊपर कि एक ब्रिटिश फोर्स वहां स्टेशन करो, क्योंकि अमेरिका कर नहीं सकता है, अमेरिका तो इराक से भी भगाया जा रहा है। अब ब्रिटेन अपना जो है, अच्छा लेबनान देखिए फ्रेंच मैंडेट था तो फ्रांस भी नहीं कर सकता वहां पर, क्योंकि वो कहा जाएगा फिर कॉलोनियल उसका रिटर्न। तो बचता कौन है? बचता यूके है। तो यूके को एक मतलब नेटो एक तरह से प्रेशराइज कर रहा है और फिर उसको प्रेशराइज क्या कर रहा है, वो तो नेटो का मेंबर ही है और वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। तो अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान में ब्रिटिश ट्रूप स्टेशन हो जाए। और मैंने बताया था आपको कि इजराइल का जो प्लान लीक हुआ लेबनान के बारे में, उसमें यह था कि वो इस तरह से बेरूत के पास से बेका जो बेका एक एरिया है लेबनान का, वहां से वो आउटफ्लैंक करके वहां पहुंचेंगे, हिजबुल्लाह की फोर्सेस को बेरूत से काट देंगे। तो जो ब्रिटिश फोर्सेस बेरूत में स्टेशन होंगी वो फिर एक दूसरा घेरा वहां पर बना लेंगे और पूरी तरह से जो हिजबुल्लाह को लोग बीच में चाप देंगे। लेकिन सवाल यह है कि लेबनान के लोगों मतलब को आपने बिल्कुल ही, अब मैं वो शब्द बार बार मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन आपने बिल्कुल सीएस समझा है क्या? मतलब आप ये बताइए कि वहां की आर्मी ने मेमोरेंडम को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये लेबनान की सॉवरेंटी पे हमला है। वहां की सरकार जो है, खैर सरकार वहां की क्या है, कई फैक्शंस हैं वहां पर, जो कुछ क्रिश्चियन फैक्शंस हैं वो लंबे समय से इजराइल और वेस्ट के साथ रहे हैं, लेकिन वहां पर एक यूनानिमिटी है इस बात को लेके उन फैक्शन में भी कि हम ब्रिटिश फोर्सेस को लेबनान में लैंड नहीं करने देंगे। लेकिन ये लोग अपनी बात पे अड़े हैं और उसमें बार बार ह्यूमैनिटेरियन इशू उठा रहे हैं। लेबनान ने देखिए, जो हिजबुल्लाह ने आज जो देखिए 2 जगह अबीबिम सेटलमेंट में, एक जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई, उसके अलावा अबीबिम सेटलमेंट में उसने जो आज मार की है मिसाइल्स की, उस मार से करीब 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए और नेतन्याहू को फिर से कहना पड़ा कि हम नॉर्थ की समस्या को हल करेंगे। जो 2.5 लाख लोग, जो 2.5 लाख इजरायली वहां से विस्थापित हैं, उनको हम वापस वहां पर ले जाएंगे। और यहां पर जो लेबनान के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि अल फज्र जो संगठन है सुन्नी, वो हिजबुल्लाह के साथ आ गया है और भी किस तरह के
फैक्शंस हैं वो साथ आ गए हैं। ड्रूज हैं लेबनान के, वो ऑलरेडी हिजबुल्लाह के साथ हैं, जबकि उनकी और हिजबुल्लाह की एक समय उनके लीडर्स और हिजबुल्लाह के लीडर्स में तकरार हो चुकी है। लेकिन अभी ड्रूज जो एक अलग धर्म है और जो जिसका एक हिस्सा इजराइल में भी रहता है, जो ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन हाइट्स हैं, तो ड्रूज का भी बड़ा हिस्सा वो इस समय हिजबुल्लाह के साथ है। क्रिश्चियन मिलिशियाज में आप विश्वास नहीं करेंगे, क्रिश्चियन मिलिशियाज का जो पहले जो इतना बड़ा संघर्ष का इतिहास रहा है, हिजबुल्लाह से भी, सुन्नी मिलिटेंट से भी, उन लोगों का उनका भी एक हिस्सा जो है उसने कहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ है। देखिए पूरा एक रीजनल एक पोलराइजेशन हो रहा है, रीअलाइनमेंट हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। और ये जिस तरह की स्थिति है, जो बड़ी सिचुएशन है, इस पे आप ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें जो हैं, या देखिए जो डेली ट्रेजिडी को हम भी मानते हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं रोज। इजराइल 30 से 35 से 40, कभी कभी 70, कभी 100 सिविलियंस को मार रहा है। सिविलियंस के मरने की संख्या भी 41,000 42,000 के करीब पहुंच रही है, उसमें बच्चे औरतें बहुत बड़ी संख्या में, सारी बातें। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस पूरे उसका हल तो रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस के अलावा और क्या हल है सिवाय, क्योंकि अगर आपने घुटने टेके तो पूरी की पूरी नस्ल वो आपकी साफ कर देंगे। ऐसा कत्लेआम होगा जैसे जब स्पेन में जब 1492 में जब स्पेन का जो आखिरी मुस्लिम राजा था, जब उससे कहा गया कि तुम छोड़ दो और हम बख्श देंगे सिटीजन्स को, उसने छोड़ दिया, सारे सिटीजन्स को जो मुस्लिम्स थे वहां मार दिए गए या उनको कन्वर्ट कराए गए। ये पूरा इतिहास है। तो ये चीज लोग जानते हैं कि किसी भी तरीके से जब क्रिश्चियन फोर्सेस इस तरह से बिहेव उस समय उन्होंने किया, तो जूइश फोर्सेस पे वो कैसे विश्वास कर लें। और जबकि ये पूरी स्थिति उनके फेवर में जा रही है, ईरान से लेके सारी चीजें। ईरान पे देखिए नए सैंक्शंस लगाने की, मतलब जो रशिया को उसने एक्सपोर्ट किया, तो उस पर नए सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। ईरान ने आज सारे राजदूतों को बुलाया वेस्ट के, और कहा कि सालों तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अगर सैंक्शन लगाना है तो लगा लो, जाओ। हमने मिसाइल भेजे हैं, ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना हम डिनाई करेंगे। और जबकि रशिया और ईरान में एक नई संधि भी होने जा रही है, और यूक्रेन में कई इस तरह के लोग पकड़े गए हैं फिर से, जो जर्मन्स हैं, जो अमेरिकन हैं, जो मर्सनरी सोल्जर्स हैं। और यूक्रेन में एक बड़ा हमला जो यूक्रेन फिर से करना चाहता था कर्क्स रीजन में, वो फेल हो गया है। कम से कम 2000 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए। तो ये देखिए जो पूरी ओवरऑल पिक्चर है, ये मैंने आपके सामने पेश की। बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और हम धीरे धीरे देखिए 7 अक्टूबर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, 7 अक्टूबर 2024, वैसे वैसे सबके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, और जो लोग रेजिस्टेंस के साथ हैं उनकी तो बाहें खिल रही हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।